नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। घड़ी में 10:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है जोहार झारखंड का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर जो आज हम आपको इस बुलेटिन में दिखाने जा रहे हैं। आज झारखंड की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां हेमंत सरकार की आज अग्नि परीक्षा होगी। इसके अलावा विशेष सत्र के बाद आज ही हेमंत कैबिनेट का विस्तार भी होने वाला है। राजधानी रांची में बेखौफ अपराधियों की करतूत की खबर भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही नजर डालेंगे कि कैसे झारखंड की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। और शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट देंगे। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष ने भी विशेष सत्र की पूरी तैयारी कर ली है। सिर्फ एक दिन के लिए होने वाले इस विशेष सत्र में विपक्ष सरकार की नाकामी गिनाने की तैयारी में है। वहीं सत्र के बाद हेमंत कैबिनेट का विस्तार भी होगा। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्वास मत भी हासिल करेंगे। विश्वास मत हासिल करने से पहले तमाम विधायकों की बैठक हेमंत सोरेन के आवास पर, यानी सत्ताधारी दलों के विधायकों की बैठक हेमंत सोरेन के आवास पर हो चुकी है। तो वहीं भाजपा जो विधायक है उनकी भी बैठक कल देर शाम भाजपा कार्यालय में हुई है। इन बैठक में दोनों ही दलों के विधायक ने अपनी अपनी रणनीति आज के विशेष सत्र के लिए तैयार की है। जहां भाजपा ने हेमंत सोरेन को फिर से ठगबंधन रिटर्न्स का नाम दिया है, तो वहीं जो जेएमएम और सत्ताधारी दल के विधायक हैं उन्होंने तमाम तैयारी हेमंत सोरेन के पक्ष में वोटिंग करने की कल कर ली है। और आज की बात करें तो आज 10 बजे सभी सत्ताधारी दलों के विधायक विधानसभा सत्र में पहुंचने लग जाएंगे। इस विशेष सत्र के बाद आज शाम मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। यानी आज शाम जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उससे पहले दिन के करीबन 11 बजे संभावित है कि कौन मंत्री बनेंगे, कौन शपथ लेंगे, इसकी लिस्ट राजभवन भेज दी जाएगी। अब देखना होगा कि झारखंड में जब हेमंत सोरेन के नए मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो क्या फेरबदल होता है या फिर पुराने जो मंत्री हैं उन्हीं को एक बार फिर से मौका दिया जाता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, अगर हम देखें तो 10:30 बज चुके हैं और लगभग आधे घंटे के बाद आज सभी को, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन्हें आज अपना फ्लोर टेस्ट देना है। क्या कुछ तस्वीरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, जो फ्लोर टेस्ट होना है उसको लेकर अगर आप बहुमत के आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सीधा सा आंकड़ा है, सीधा आप इस अंकगणित को समझ सकती हैं। पहला तो यह है कि अगर आप जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के पास इस वक्त 27 विधायक हैं। अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो 17 विधायक हैं। माले के 1 विधायक हैं, आरजेडी के 1 हैं और 1 मनोनीत हैं। अगर इस आप संख्या को देखें तो 47 होता है। अगर आप कुल स्ट्रेंथ, अगर विधानसभा के अंदर कुल स्ट्रेंथ की बात कर लें, जो एमपी चुने के बाद हम कह सकते हैं कि जो स्थिति है, झारखंड से 4 एमपी बने हैं। जो विधायक थे वो अब एमपी बन चुके हैं और सीता सोरेन, अब उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। मतलब जो 82 था, जो मनोनीत के साथ 82 का आंकड़ा था, वो 77 पर आ गया है। और अगर हम बहुमत की आंकड़ा करें तो वो 39 का होता है। और मैंने जो कि कहा कि 47 जो है इस वक्त सत्ताधारी दल के पक्ष में दिखता है। अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो बीजेपी के पास में 24 है। इसके अलावे आजसू के 3 है, 1 एनसीपी के हैं, 2 निर्दलीय हैं। जो किधर वोट करेंगे ये अभी स्पष्ट तौर पर नहीं है। इसके अलावे भी 2-4 चीजें यहाँ समझने की जरूरत है। पहला तो ये कि जो जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए। तो वो उनके सत्ता के पक्ष में वोट करेंगे या नहीं करेंगे, आप उसको देखना होगा। दूसरा जो है वो चमरा लिंडा है। चमरा लिंडा भी पार्टी से अभी निलंबित हैं। हालांकि वो निलंबित है, उन पर व्हिप जो है जारी किया गया है, वो लागू होता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो विधायक हैं जेपी पटेल, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, और बीजेपी के एक विधायक जो सिंदरी से हैं वो कोरोना काल से ही कोमा में हैं, तो वो यहाँ विधानसभा नहीं पहुंच रहे हैं और अभी तक के सदन की कार्यवाही में वो उपस्थित नहीं हो रहे। तो ये जो आंकड़े हैं स्पष्ट तौर पर अंक गणित के हिसाब से सत्ता पक्ष को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी जो तस्वीर है इस वक्त भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ विधानसभा के बाहर जो है वो बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, और उनसे जो हमारी बातचीत हुई, बातचीत में उन्होंने फिर से वही आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि ये विश्वास मत नहीं है बल्कि विश्वासघात है जो राज्य सरकार ने जनता के साथ किया है। चाहे वो उनके द्वारा वायदों को लेकर हम बात कर लें, जो वायदे किए गए थे वो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए, युवाओं का मुद्दा कहें, महिलाओं का मुद्दा कहें, बेरोजगारी भत्ता की बात करें, ये सारी चीजें। देखिए रणधीर सिंह यहाँ बैठे हैं। रणधीर जी, आज क्या होगा सदन में? देखिए, जिस तरह से एक सीधे साधे आदिवासी को मुख्यमंत्री से हटाकर और सत्ता लोलुपता ने दोबारा जिस तरह से हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली है, तो कहीं न कहीं इनका ये सत्ता लोलुपता को दर्शाती है। राज्य में विधि व्यवस्था चौपट है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसान अपनी समस्या को लेकर त्रस्त है, बिजली माफी के नाम पर ढकोसला सरकार कर रही है। लगातार क्षेत्र में जितने भी वादे सरकार ने करके सत्ता में आए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो इन सारे मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को हम लोग घेरेंगे आज। देखिए यहाँ बाबूलाल मरांडी भी आ चुके हैं और यहाँ धरने में बैठे हैं। बीच में अगर आप देखें कि बाबूलाल मरांडी बैठे हैं और वो विधायकों के साथ यहाँ उन्हीं मुद्दों को लेकर जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे, मुद्दे वही हैं और हम उनसे जानेंगे भी कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। बाबूलाल के हिसाब से तो बेहद कंफर्टेबल है। देखिए अप्रोच तो समस्याओं का है। बिल्कुल अविनाश, वैसे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तैयारी विपक्ष की तरफ से भी की गई और जब ही विशेष सत्र बुलाया गया था उससे पहले ही बैठकों का सिलसिला शुरू था। संघर्ष करेंगे क्योंकि ये सरकार जब से बनी है तब से किसी को नहीं, सही कहा आपने, पहले से ही बैठकों का सिलसिला शुरू था। और देखिए अभी बाबूलाल मरांडी भी यही बात कह रहे थे कि किस तरह से जो वर्तमान राज्य सरकार है उस पर जो उन्होंने जनता के साथ वायदा किया था वो पूरा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो सत्ता पक्ष लगातार ये बातें कह रही है और जो सरकार के द्वारा अब तक किए गए हैं बहुत सारे ऐसी योजनाएं जिसको लेकर राज्य के अंदर में जनता के बीच चर्चा है, चाहे वो 200 बिजली जो है फ्री यूनिट जो है वो देने की बात हो, या फिर अभी इस वक्त जो है एक योजना की शुरुआत की गई है जिसमें 21 साल से लेकर 50 साल से कम की जो महिलाएं हैं उनको प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं या फिर घोषणाओं के मार्फत से भी अगर हम कहें जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है, वो इसको लेकर जो राज्य सरकार है वो बहुत ज्यादा उत्साहित है कि जनता के बीच उनकी योजनाओं को लेकर चर्चा हो रही है। तो अब ये देखना होगा, आज तो विश्वास मत का दिन है और जो मैंने कहा कि आंकड़ों के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आंकड़े सरकार के पास हैं। सीएम हेमंत सोरेन कब तक विधानसभा पहुंच सकते हैं? कैसा रहेगा आज बहुमत साबित करना है। आज जो प्रक्रिया है इसमें आप लोग जो बताइए कि कहाँ कौन दिक्कत है। ये लोग जो मुद्दा विहीन लोग हैं इनकी संख्या बहुत अल्प है और आने वाले दिनों में और भी लगता है कि नगण्य हो जाएंगे। तो हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज आप शपथ ले रहे हैं। अब ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे कि अपनी टीम उन्हें कैसी बनानी है। निश्चित रूप से मजबूत टीम बनेगी और इस राज्य का चहुमुखी विकास और आज 2-3 महीने जो हमारे पास है इसमें आप देखेंगे कि काफी तेजी। देखिए ये मिथिलेश ठाकुर थे और इससे पहले अगर हम बात करें तो वो लगातार 2019 में जो सरकार बनी गठबंधन की उसमें वो मंत्री रहे हैं और पिछले 2 बार से उन्हें मौका मिल रहा है। आज तीसरा मौका भी है। ये देखना होगा सवाल कि पूछा था आपने उनसे कि आज वो शपथ ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब चंपाई सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल करना है तो जैसा कि आप बता भी रहे थे कि किसी एक को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये जरूरी भी है क्योंकि जो मैसेज है मैसेज बहुत क्लियर है। और जेएमएम के एक बड़े नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा है कि चंपाई सोरेन के ऊपर ही ये छोड़ दिया गया है। अगर वो कैबिनेट
का हिस्सा बनना चाहते हैं, कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो शामिल होंगे तो हमारे जो आंकड़े जो हम लगातार जो संभावित नाम बता रहे हैं उस लिहाज से अगर हम बात कर लें तो एक नाम जरूर कट जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक, अविनाश, अगर बीजेपी के जो विधायक है वहाँ हम देख भी पा रहे हैं कि वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आखिर आज किस तरीके से जोर शोर से उन लोगों की क्या तैयारी है। नहीं, जरूर हम फिर से एक बार आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर बात भी करेंगे। यहाँ पर आलोक जी हैं और अमित जी हैं, दोनों युवा हैं और हमेशा युवाओं का मुद्दा उठाते हैं। आलोक जी, आज क्या रहेगा सदन में? निश्चित तौर पर जिस तरीके से राज्य सरकार अपनी रवैया से बार बार सरकार चेंज करना और सोरेन परिवार जिस पद पर रहने के लिए आज इस सत्ता में आई है, आज निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि आज बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अभी आप रास्ते में देखे होंगे कि सहायक पुलिस आप यहाँ तक पहुँच गए। जो पिछले 5 वर्षों में सरकार ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, आज कहीं न कहीं हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार आज फेल होते नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बराबर आईना दिखाने के काम किया है कि सरकार इसको यहाँ के युवाओं को रोजगार दे। अमित जी, आप नारा लगा रहे थे कि मैंने कहा गरम रोटी तवा में, नियुक्ति वर्ष गया हवा में। मैंने कहा कि टीजीटी छप छप। मैंने कहा जेईई की नियुक्ति परीक्षा पत्र का क्या हुआ, छप छप। सारी की सारी घोषणाएं सरकार की आज की डेट में मुझे लगता है कि खत्म हो चुकी है, क्योंकि हेमंत सोरेन अब सरकार और सत्ता में फिर से काबिज हुए हैं। तो युवा उनसे सवाल करेगा, गरीब महिला सवाल करेगा, दलित शोषित सवाल करेगा और ऐसे लोग सवाल करेंगे जिनकी वादों को पूरा करने के हिसाब से सरकार आई थी, आज एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया। यहाँ नारेबाजी हो रही है और अब समय भी कम है, सभी लोग यहाँ से उठकर अंदर सदन में जाएंगे क्योंकि सदन की कार्यवाही भी अब शुरू होगी। 11 बजे का समय निर्धारित है और 11 बजे सदन की जब कार्यवाही शुरू होगी। अगर आप जल्दी से अपडेट कर पाएं आज क्या क्या होने वाला है। फ्लोर टेस्ट तो होगा ही, उसके बाद और क्या होने वाला है आज सदन में? नहीं, देखिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना है। एक ही प्रस्ताव आएगा और वो हेमंत सोरेन खुद जो है वो विश्वास मत प्रस्ताव लाएंगे सदन में। उसमें वाद विवाद होगा, दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष भी अपनी बात रखेगी, विपक्ष लगातार ये कह रही है कि हम उस वाद विवाद में शामिल होना चाहते हैं, हमें मौका मिलना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में सदन के अंदर में एक वाद विवाद जरूर होना चाहिए और उसके बाद ये स्थिति देखी जाएगी। क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से जैसे मैंने कहा कि बहुमत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो वोटिंग की परिस्थिति उत्पन्न हो ये दिखता नहीं है। और ध्वनि मत से ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो आज का प्रस्ताव है विश्वास मत वो आएगा और वो उम्मीद है कि वो पास भी हो जाएगा। अविनाश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब तक पहुंच सकते हैं और क्या लगता है उनके साथ साथ आज कौन कौन लोग मौजूद होंगे, क्योंकि कल्पना सोरेन भी जो है आज आने वाली होंगी? अविनाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए, न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश हमें ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। जी अविनाश, आज मुख्यमंत्री आएंगे और उपचुनाव जीतकर भी आई हैं कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन। मैंने ये कहा कि हेमंत सोरेन अब से कुछ देर के बाद जो है वो सदन में पहुंचेंगे और उनके साथ ये पहली बार हम ये कह सकते हैं कि पहली बार कल्पना सोरेन जो है वो सदन के अंदर होंगी। तो उस समय की तस्वीर भी देखने लायक होगी, उन्हें किस जगह पर वो कहाँ बैठती है, उनकी सीट कौन सी होती है। और ये कह सकते हैं कि इस सदन में पति और पत्नी दोनों ही इस बार पहला झारखंड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे याद नहीं है कि अगर एक साथ जो है दोनों सदस्य सदन में हों तो ये देखने वाली भी तस्वीर होगी। और कल्पना सोरेन पहली बार सदन के अंदर नजर आएंगी किसी कार्यवाही में भाग लेते हुए। अविनाश, वहां मैं सुन पा रही हूँ कुछ नारेबाजी भी हो रही है, अगर आप बात कर पाए विधायकों से और जान पाए। नहीं, देखिए, अभी सरकार के खिलाफ जो मैंने पहले भी जो सदस्यों से मैं बात कर रहा था और जो कह रहे थे सभी लोग वही बातें हैं और नारों के हिसाब से भी बातें हो रही है। देखिए, नीचे नीरा जी बैठी हैं। नीरा जी, आप तो शिक्षा मंत्री भी रही हैं, यहाँ इस सरकार में जो है खासकर छात्रों के लिहाज से या शिक्षकों के लिहाज से पारा टीचर का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको आप कहाँ देखती हैं और उसकी लड़ाई को आप लोग कहाँ तक आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, ये सरकार घोटालेबाज सरकार, ये धोखा देने वाली सरकार है। आज ये युवाओं के साथ धोखा दे ही रही है, कर ही रही है, महिलाओं के साथ कर ही रही है।
लेकिन आज बच्चों के साथ भी विशेष आज धोखा दे रही है। आज कहीं ना कहीं हम स्कूलों के कलर को रंगवा देते हैं, ड्रेस को बदल देते हैं, साइकिल देने तक के कार्य को इन्होंने पेंडिंग रखा और अभी जब साइकिल दिया जा रहा तो उसका भी कलर को बदल दे रहे हैं। कलर बदलने से कुछ नहीं होता है। आज बच्चे शिक्षक मांग रहे हैं। हम लोगों ने जिस प्रकार शिक्षक नियुक्ति की थी, 45,000 से अधिक शिक्षकों को हम लोगों ने देने का काम किया था ताकि बच्चों को कम से कम फैकल्टी वाइज शिक्षक मिल सके। आज ये सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। आज बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और आज हम कहीं न कहीं शिक्षकों को देख पा रहे हैं कि शिक्षकों को जो मिलने वाला वेतन था उसे भी ये सरकार ने आधा कर दिया है। अब कोई युवा नहीं चाह रहे कि हम शिक्षक बने, तो ये सरकार हर हाल में, क्योंकि बच्चे वोट देने का काम करते नहीं है, तो बच्चों के साथ अन्याय करने के लिए पूर्ण रूप से तुली हुई है और कहीं न कहीं ये 4.5 साल तक लगातार अन्याय की है। अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। देखिए, नीरा जी कह रही है कि अब जनता जो है इनके झांसे में आने वाली नहीं है और अब यहाँ से सभी सदस्य अंदर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि सदन की कार्यवाही का समय नजदीक आ गया है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और जिस विश्वास मत को लेकर जो तैयारियां कल दिख रही थी दोनों ही पक्ष में, वो अब सदन के अंदर देखने को मिलेगी। बिल्कुल अविनाश, अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो वहाँ जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि अगर देखिए तो जो यहाँ पर विपक्ष के लोग हैं वो एक साथ पहुंच गए। वो तैयारी सत्ता पक्ष में भी नहीं दिख रही है। नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी सभी पहुंच चुके हैं और मैंने पहले भी कहा कि अब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए सभी लोग सदन के अंदर जा चुके हैं। जो लोग पीछे छूट गए थे, और खासकर अगर हम यहाँ धरना के हिसाब से बात करें तो बीजेपी के सदस्य यहाँ जरूर थे, अब यहाँ से वो उठकर अंदर सदन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अविनाश। और देखिए, आज अब इस पर नजर होगी। फ्लोर टेस्ट होने के बाद देखना होगा क्या कुछ सीएम हेमंत सोरेन खासतौर पर कहते हैं। देखिए, फ्लोर टेस्ट से पहले बयानबाजी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी ने रविवार को हुई बैठक के बाद प्रदेश सरकार को ठगबंधन की सरकार कहा था, जिस पर अब जेएमएम ने पलटवार किया है। उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। आज कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। इस महाठग रिटर्न सरकार की, रिटर्न ऑफ महाठग गवर्नमेंट, उसके आखिरी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए कल उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा है। हम सब लोग उस प्रस्ताव में वाद विवाद में भाग लेना चाहते हैं। बेचैनी उनकी, बौखलाहट, एक लोकप्रिय नेता, एक कद्दावर नेता के सामने ये पिद्दी लोग, जिनकी कोई राजनीतिक औकात अब झारखंड में नहीं बची है, इसी तरह की बात करेंगे। और अगली खबर आपको रांची से बता दें। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पूर्व पार्षद वेद सिंह को सरेआम गोली मार दी। गोलीबारी की वारदात को धुरवा बस स्टैंड के पास अंजाम दिया गया। घायल वेद सिंह को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने पारस अस्पताल में जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर टायर जलाकर अपना विरोध भी जताया। पूर्व पार्षद वेद सिंह पर अपराधियों ने उस वक्त हमला किया जब वे रविवार की शाम धुरवा बस स्टैंड के पास स्थित एक चाय दुकान में बैठे हुए थे। इसी दौरान हाथ में कट्टा लिए एक अपराधी पैदल ही वेद सिंह के पीछे पहुंचता है और गोली मारकर मौके से फरार हो जाता है। वहीं गोलीबारी की वारदात के बाद मौके पर केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी समेत कई बीजेपी नेता पहुंचे। उन्होंने अस्पताल जाकर घायल पूर्व पार्षद का हाल जाना। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन पर निशाना साधा। हम लोग वहां मौजूद थे, पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद था। उसके बाद घटना हो रही है। ये क्या है? रोजाना चेन स्नैचिंग, डकैती, ज्वेलरी की दुकान लूटी जा रही है। प्रशासन बौना बना हुआ है। भय नाम की चीज शासन और प्रशासन का अब नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम है। आप देखिए कि दिन दहाड़े वेद प्रकाश जी पर गोली चलाना, एक हफ्ता पहले बिरसा चौक में शाम 4 बजे गोली चलाकर जेवर लूट लेना, डीएसपी के गले से चेन छीन लेना,
यहाँ ना सिपाही सुरक्षित है, ना जनता सुरक्षित है, ना कोई नेता सुरक्षित है। संभवतः धमकी दी गई जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई और इसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई किए होते तो मैं समझता हूँ कि वेद प्रकाश के ऊपर गोलियाँ नहीं चलती, वो आज इस अवस्था में नहीं है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। बेरमो एसडीओ अशोक कुमार ने छापेमारी की है। 500 टन अवैध भंडारित कोयला जब्त किया गया है। पिकअप वैन 3 ट्रक को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। विजया जाधव के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि जिले में छापेमारी अभियान चलाया गया। नावाडीह के चिरूडीह में छापेमारी की गई, जिसमें ये बड़ी सफलता मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 500 टन अवैध भंडारित कोयला जब्त किया गया है। 4 पिकअप वैन 3 ट्रक को भी जब्त किया गया है। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में बारिश का पानी घुस गया है। आलम यह है कि इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड से लेकर ICU वार्ड तक बारिश के पानी से लबालब है। कहने को तो SNMMCH धनबाद जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन तस्वीरों को देखकर कहना मुश्किल नहीं है कि यहाँ किस कदर लापरवाही का आलम है। बारिश के बाद अस्पताल तालाब में तब्दील हो चुका है, जिससे मरीज और मरीज के परिजन बेहद परेशान हैं। ये तस्वीरें अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रही है। हजारीबाग के इचाक प्रखंड का सुदूरवर्ती आरा गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बरसात आने के साथ ही यहां के ग्रामीणों के बीच आवागमन की बड़ी समस्या हो जाती है, जिसे देखते हुए बीते कई महीनों से कड़ी मेहनत के बाद श्रमदान करके नदी पार करने के लिए ग्रामीणों ने ही लकड़ी पुलिया का निर्माण किया है। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ के दर्जनों युवा सैनिक के विभिन्न पदों पर देश के बॉर्डर पर सेवा दे रहे हैं। बावजूद इसके सरकार और जिला प्रशासन सोई हुई है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। बरसात का समय है और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है लोगों को, लेकिन अभी हम ऐसे सुदूरवर्ती गांव में हैं जहां पर लोगों को ना ही सड़क की सुविधा है और ना ही पक्के पुलिया की। अभी हम जिस पुलिया पे चल रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया गया यह लकड़ी का पुलिया है। कठिन मेहनत इन लोगों ने किया, तब जाके जो है ये गाँव पार करते हैं। इनसे जानेंगे कि अभी जो है किस समस्या से गुजर रहे हैं, आखिर जो है अब तक इस गाँव में जो विकास है क्यों नहीं हो पाया है। देखिए, आज आज़ादी के 75 साल 76 साल हो गया, आज तक कोई तरह से सरकारी लाभ यहाँ मिला नहीं। बरसात जब आता है तो हम लोग किसी तरह अपना पुल उल बना के अपना काम किसी तरह कर। हमारा 74 साल का उम्र हुआ और हम लोग कभी इस गांव को उपेक्षित ही सरकार से समझे जा रहे हैं अभी तक, लेकिन सक्रियता यहाँ के लोग निर्वाह करते हैं कि देश सेवा से लेकर के यहाँ सिविल सेवा में भी लोग हैं, लेकिन सरकार की कोई नज़रिया इस गांव के प्रति कभी नहीं हुई है। इसलिए हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग उपेक्षित ही रहें। लोगों से कितना गुहार लगाएंगे, गुहार लगा करके लोग परेशान हो गए, लेकिन हमारी गुहार की कोई चर्चा नहीं है। यहाँ हम लोग 90% तकरीबन आर्मी, CRPF, BSF से बिलोंग करते हैं और अभी 11 जवान हमारे देश के सेवा कर रहे हैं। 5 JCO और जवान से हम लोग रिटायर होकर के आए हुए हैं। प्रशासन जो हमारा CO BDO है अभी तक इस ग्राम को आकर के निरीक्षण नहीं किया कि क्या स्थिति। तो सरकार के साथ साथ जो है प्रशासन के रवैये से जो है ये काफ़ी परेशान और नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से यहाँ के लोग जो है इस आवागमन की समस्याओं से जो है वो उसका सामना कर रहे हैं, ऐसे में जिला प्रशासन कब ध्यान देती है और इन लोगों की समस्याओं का जो है कब तक निवारण हो पाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।